अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, तो हम लोग बात करते हैं पैथोलॉजी की ऑस्ट्री में क्या क्या चीज़ें तैयार करनी होती हैं एंड हार्ट ब्लड वेसल्स का मैंने को बता दिया। आई नो कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन क्योंकि मैं आपको हर टॉपिक और हर सिनेरियो बता रही हूँ इस वजह से इतना टाइम तो लगेगा। और इसके बाद ना इसके अलावा कोई सिनेरियो तकरीबन नहीं आता होता। मैंने आपको पहले बताया था ऑस्ट्री में ये मैक्सिमम बता रही हूँ मैं। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इसके अलावा कोई आएगा। जाहिर है आ तो सकता है, लेकिन स्टिल ये मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ, ठीक है। रेड सेल डिसऑर्डर्स में आई टोल्ड यू अबाउट कि सबसे पहले तो हेमोलिटिक एनीमिया है, उसके बाद मतलब आयरन डेफिशिएंसी वाला मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमारा मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में याद रखना कि एक आपके पास तस्वीर जो होगी ना, उसमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल उन्होंने दिखाया होगा। हमेशा उसकी टिपिकल पिक्चर है कि बाकी आरबीसीज होंगे और उनमें भी थोड़ा साइज बड़ा होगा। अब आरबीसी का साइज तो इस तरह हम गेस नहीं इतना कर सकते, लेकिन जो न्यूट्रोफिल होगा ना, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे सेगमेंट्स दिखाए हुए होंगे, ठीक है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। और सिनेरियो में उन्होंने कहा होगा, या तो एक एक सिनेरियो इसका ये आता है कि पेशेंट प्रेजेंटेड यू विद द पेलर फटीग और उसके साथ टंग पे कोई ना कोई इशू आ जाएगा, मतलब टंग अपना टंग सोरनेस या कुछ ऐसा, कि टंग की जो सोरनेस है ना, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया में बहुत ज्यादा होती है। या तो इसके साथ आता होता है, या फिर आपको कह देंगे कहीं पर पंच्ड आउट डिफेक्ट नहीं इसके साथ नहीं आता, टंग के साथ ही आता है। और उसके साथ वो आपको पूरी की पूरी पिक्चर देते हैं कि हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी इतने हैं, डब्ल्यूबीसी जितने हैं, प्लेटलेट्स जितने हैं। आपको पता है कि चाहे विटामिन B12 या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, दोनों में हमारे पास तकरीबन पैनसाइटोपिनिया हो रहा होता है, सारे ही सेल्स कम हो रहे होते हैं। तो ये आपके पास वो पिक्चर देंगे और तस्वीर में आपको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल आराम से नजर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि बताएं कि इसमें क्या तस्वीर में आपको नजर आए, तो अपनी तस्वीर में बताना है कि हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हैं, लार्ज मैक्रो एवेलोसाइट्स यानी आरबीसीज हैं। फिर आपसे जनरली पूछ लेंगे कि इसमें क्या मसला होता है, ये कौन सा है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, विटामिन B12 फॉलिक एसिड है। और कौन से टेस्ट हमने इसके लिए कराने होते हैं, ज़ाहिर सीरम विटामिन B12, सीरम फॉलिक एसिड लेवल्स हैं, और ब्लड की सीपी है और स्मेयर है, और इस किस्म के सारे जो टेस्ट है ना, वो आपने लिख देने होते हैं। उसके अलावा वो आपसे कभी कभार मॉर्फोलॉजी तो कभी भी नहीं पूछते, ये पूछ रहे थे कौन से सेल्स इसमें होंगे, तो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होंगे और मैक्रोवेलोसाइट्स होंगे। पूछते हैं आरबीसीज की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। इसमें आरबीसीज जो है वो बेसिकली डिसएरिथ्रोपोइसिस की स्टेज में होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस की मैच्योरेशन और साइटोप्लाज्म की मैच्योरेशन मैच नहीं करती। साइटोप्लाज्म मैच्योर हो जाता है लेकिन न्यूक्लियस मैच्योर नहीं होता, ये बात आपने लिखनी होती है। दैट्स इट, ठीक है। ये आपका टिपिकल सिनेरियो बहुत दफा आता है। फिर आपके पास आता है सिनेरियो ए प्लास्टिक एनीमिया का। ए प्लास्टिक एनीमिया में आपके पास जो तस्वीर होगी ना, वो आपको ऐसा लगेगा फैटी टिश्यू है, मतलब तस्वीर में सारे आपको बस ऐसे ऐसे दूर दूर स्पेसेस नजर आएंगे, जैसे फैट टिश्यू की होती है ना, कि खाली दूर दूर पिंक कलर की आपको ऐसे करके स्पेसेस बनी हुई नजर आ रही है और बीच में कुछ भी नहीं है। तो वो होता है आपके साथ। और साथ उसके तस्वीर जो सिनेरियो उसमें लिख देते हैं, मतलब आपको सारी ब्लड सेल इंडिसीज देंगे जिसमें उसी तरह पैनसाइटोपिनिया होगा। और सिनेरियो में ना कोई बहुत स्पेसिफिक बात मुझे नहीं याद, मतलब फटीग और ये वाली बातें तो करेंगे ही करेंगे ना वो। तस्वीर आपकी फैटी टिश्यू जैसी होगी। वो आपसे कहेंगे कि आपको क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले तो डायग्नोसिस ए प्लास्टिक एनीमिया नजर आ रहा है हमें द टिश्यू रिजेंबलिंग फैटी टिश्यू ड्यू टू एबनॉर्मल, जो बोन बेसिकली बोन मैरो टिश्यू होता है, रिजेंबलिंग द फैट टिश्यू ड्यू टू एबनॉर्मल इरिथ्रो हिमेटोपोइसिस, ठीक हो गया। और वो आपसे पूछ रहे थे इसकी कॉजेज क्या होती हैं, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेज होती हैं, ये आपने लिख देना है। ड्रग्स है, रेडिएशन है, और बहुत सारी हो रहा है। और उसके अलावा इससे कोई सवाल नहीं आता होता, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक दफा, मतलब एक दो दफा रिपीट हुआ सिकल सेल एनीमिया का। सिकल सेल एनीमिया की बहुत टिपिकल सी पिक्चर होती है, क्योंकि उसमें आपको वो सिनेरियो में भी बता देते हैं कि बच्चा प्रेजेंट किया है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन S है, और दूसरा वो आपको जब पिक्चर होगी ना, उसमें भी आपको ऐसे बोट शेप्ड आरबीसी टिपिकल नजर आ जाएंगे। और वो आपसे पूछेंगे डायग्नोसिस, और ये पैथोलॉजी ज्यादातर पैथोजेनेसिस पूछते हैं कि ये सिकल शेप सेल्स कैसे बने। तो आपको होता है कि उसमें वो किस तरह से ग्लोबिन चेन की हो जाती है, मसला आ जाता है, ठीक है। ये बात आ जाती है। उसके बाद आपके पास जो एनीमियाज में से मेरे जहन में तो और कोई भी नहीं आ रहा कि कोई और एनीमिया आता होता है। बस ये एनीमियाज में से इतना ही आता है आपके जो ये, उसके अलावा आपने कोई और एनीमिया करना भी नहीं है। थैलेसीमिया वगैरह कभी भी नहीं आते होते, ठीक है, वरना वैसे वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर नहीं आते। फिर आते हैं वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर्स। अब वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी के डिसऑर्डर्स में से ना आपने कुछ बातें बस पक्की पक्की याद रख लेनी है, जो आती होती हैं वही टिपिकल बार बार आ रही हैं। सबसे पहली चीज है, अगर आपके पास, क्योंकि एक तो उन्होंने इंडिसीज बहुत सारे दिए होते हैं आपको, MCH, MCV, MCHC, मेटामाइलोसाइट, माइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट, पता नहीं क्या की कहानी, मतलब बंदे का दिमाग खराब ऑनेस्टली हो जाता है। अगर आप सिनेरियो की एक टिपिकल बात को याद रख लेंगे ना, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। एक आपके पास पिक्चर आती होती है जिसमें आपको वो कहते हैं कि पेशेंट प्रेजेंटेड यू विद द फटीग, बाकी सब बातें, मतलब पेलर एंड बोन पेन, ठीक है। साथ तस्वीर होगी आपकी जिसमें उन्होंने बनाए हुए, जाहिर सी बात है कोई ना कोई रेड ब्लड सेल्स और WBCs वगैरह ऐसी किस्म की कोई तस्वीर होती है। जब बोन पेन की बात आ जाती है ना, जिसमें आपको कि पेशेंट को बोन पेन हो रहा है, और उसके साथ ना वो ज्यादातर आपको आगे बता भी देते होते हैं कि आपकी कोई M स्पाइक आई थी या कोई ऐसी बात आई थी। बोन पेन आपका होता है बेसिकली मल्टीपल माइलोमा में, ठीक है।
मल्टीपल माइलोमा के जो पेशेंट्स हैं ना वो आपको इसके साथ प्रेजेंट करेंगे बोन पेन के साथ, और कोई कंडीशन साथ एसोसिएटेड नहीं होती। अच्छा, तो मल्टीपल माइलोमा में ना कभी कभार वो आपको सिनेरियो में बता देते होते हैं कि आपके पास कोई यूरिन में प्रॉब्लम थी या कोई ऐसी बात थी कि आपको पता है कि उसमें बेंस जोन्स प्रोटीन्स होती है, लेकिन बोन पेन तो उसमें लाजमी होती है, ठीक है। या फिर पंच्ड आउट अल्सर्स, ये पंच्ड आउट अल्सर बोन में था उसको कहेंगे, ऐसी कोई बात आएगी, या इसका टिपिकल सा सिनेरियो है, ठीक है। लेकिन बोन पेन और किसी चीज़ में वो आपको बताते नहीं होते, किसी भी मुझे नहीं याद कि कोई बोन एंड जॉइंट्स में से ऐसा सिनेरियो जिसमें आपको बोन पेन, और जाहिर सी बात है कि बोन पेन के साथ अगर वो आपको पूरे आरबीसीज के इंडिसीज बता रहे हैं और साथ माइलोसाइट मेटामाइलोसाइट और ये चीज़ें बता रहे हैं, तो वो ज़ाहिर बोन और आपकी हेमाटोलॉजी में से सवाल है, वो आपके बोन एंड जॉइंट्स में से नहीं है। तो मैं आपको टिपिकल वो चीज़ें बता रही हूँ जिनसे आपने सिनेरियो को गेस करना है, क्योंकि आप इतनी सारी पिक्चर्स को याद रखें ये ज़रा मुश्किल काम है, बजाय इसके कि आप ये बातें याद रख लें, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल माइलोमा में ना आपने तो डायग्नोसिस बताना है, दूसरा आपसे पूछते हैं बेंस जोन्स प्रोटीन्स क्या होती हैं, तो ज़ाहिर है कैपा लाइट चेन्स जो यूरिन में आती हैं उन्हें बेंस जोन्स प्रोटीन्स कहते हैं। फिर वो आपसे पूछते हैं कि इसमें क्या पैटर्न आता होता है, तो इसमें मेरे ख्याल मोनोक्लोनल स्पाइक आती है, आपका जो हम करते हैं ना इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें मोनोक्लोनल स्पाइक आती है, इसका ये तीसरे सवाल का जवाब होता है। और वो आपसे इसमें से मल्टीपल माइलोमा बता दिया आपने, और टाइप ऑफ एंटीबॉडीज पूछ लेते हैं। तो ओवरऑल तो आपके 5 तरह की एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में होती हैं, पता है आपको, IgM, IgG, IgE, IgD और IgA। तो ये आपने लिखनी होती है, मतलब ये एक बिल्कुल ही टिपिकल क्वेश्चन है जो मल्टीपल माइलोमा का आता है। फिर आपके पास जो क्वेश्चन आता है ना एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया का, उसमें और कोई स्पेसिफिक बात नहीं होती, फीवर और वेट लॉस के साथ पेशेंट प्रेजेंट किया है, ज़्यादातर 55-60 ईयर्स का होगा, और आपको इसी तरह बहुत सारी वो इंडिसीज दे देंगे, इंडिसीज बंदे का बहुत दिमाग खराब करती हैं, मतलब बहुत परेशान हो जाता है ना। उसको पता है डिटेक्ट करने का तरीका ये है कि आपका एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के सवाल में हमेशा लिखा होता है कि देयर वर सम आयर रॉड्स, एवर रॉड्स जिनको पढ़ते हैं, एवर रॉड्स इन ब्लास्ट सेल्स, आखिर में वो ये बता देते हैं, ठीक है। ब्लास्ट सेल्स इसमें ज्यादा होंगे, आपकी जो जितनी भी इंडिसीज है ना, ज़रा सारे इंडिसीज तो आप याद नहीं रख सकते, लेकिन एक तो इसमें ब्लास्ट सेल्स ज्यादा होंगे, दूसरा एवर रॉड्स होंगे। तो एवर रॉड्स आपको कंफर्म बता देते हैं कि दिस इज योर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, और इसमें वो आपसे कोई भी दूसरा सवाल पूछ लेते हैं, मेरे जहन में नहीं है, लेकिन बहरहाल को इतना मुश्किल नहीं होता, थोड़ी बहुत मॉर्फोलॉजी लाजमी देख लेना। अच्छा, फिर आपके पास जो एक सवाल वो आपसे पूछते होते हैं वो है आपका बहुत ज़्यादा जो आता है कि एक 65 इसी तरह ईयर्स का ओल्ड का पेशेंट प्रेजेंट किया जो वेट लॉस, फीवर एंड मैसिव स्प्लीनोमेगैली। याद रखना कि मैसिव स्प्लीनोमेगैली अगर एक ओल्ड एज पेशेंट में है और उसके साथ उन्होंने जो इंडिसीज आपको दी हुई हैं उनमें उन्होंने आपका माइलोसाइट्स वगैरह लिखे हुए हैं, आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज वगैरह तो दिए होंगे, उसके बाद माइलो लिखी हुई है, और साथ मैसिव स्प्लीनोमेगैली है, तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया हो सकता है, क्योंकि और कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है हमारी जितनी भी ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं जिसमें मैसिव स्प्लीनोमेगैली हो, ड्रैगिंग सेंसेशन ऑफ स्प्लीन सिर्फ क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में होती है, ठीक है, CML है। अच्छा, फिर दूसरा सवाल जो CML का होता है ना वो हमेशा ये होता है कि कौन सी साइटोजेनेटिक एबनॉर्मेलिटी इसमें प्रेजेंट है, ये कौन सा क्रोमोसोम अक्सर एबनॉर्मल होता है। दोनों तरह से सवाल आता है, दोनों में आपने लिखना ये कि 9:22 ट्रांसलोकेशन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है, यही सवाल आता है और कोई भी नहीं इसमें से आता। और उसके बाद वो आपसे तीसरे सवाल में पूछ लेंगे कोई भी और जो भी इससे रिलेटेड बात ही, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया एक दफा पढ़ लेना, लेकिन ये CML है। तो मैसिव स्प्लीनोमेगैली एक सिनेरियो इसका ऐसा भी आता है जिसमें मैसिव स्प्लीनोमेगैली नहीं पूछते, लेकिन जब आपसे साइटोजेनेटिक एबनॉर्मेलिटी दूसरे पार्ट में पूछे ना और आपको माइलोसाइट्स, माइलोब्लास्ट, इस किस्म की बातें भी बताई हुई उन्होंने, तो या समझ लेना कि दिस इज CML के अलावा वो किसी चीज़ की भी साइटोजेनेटिक एबनॉर्मेलिटी नहीं पूछा करते। 9:22 ट्रांसलोकेशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन आता है इसमें एक्यूट में से ना कोई भी एक हॉजकिन लिम्फोमा, आपको हॉजकिन लिम्फोमा तो बहुत ज़्यादा आता होता है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक रीड स्टर्नबर्ग सेल्स ऐसे करके होंगे, उसका आप सिनेरियो ही पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सिनेरियो ये होता है कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद मेटेड फीवर है, वेट लॉस है, और उसके अंदर आपने चेक किया तो मेटेड सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी इनलार्ज होते हैं कभी कभार, और आपको पिक्चर एक दे देंगे TLC फलाना, लेकिन उसमें आपकी तस्वीर आपको बता देगी, उसमें ऐसे करके आपको टिपिकल रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होंगे, और वो ये पूछते हैं डायग्नोसिस क्या है, इसके कौन से सेल्स हैं जो इसमें मलिग्नेंट होते हैं, कौन से सेल्स आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं, दोनों कौन से रीड स्टर्नबर्ग सेल्स ये, और कौन से तरह के इम्यूनोसाइट्स या जो इम्यून सेल्स हैं वो इसमें प्रेजेंट हैं, तो T सेल्स इसमें आपके ज्यादा इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर वगैरह सेल्स होते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपकी आती है जी, ये तो सारे हो गए आपके ल्यूकीमियाज, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स में से इतना ही आता है, एक्यूट वालों में से जो लिम्फोइड ल्यूकीमिया उनमें से कुछ भी नहीं आता। फिर आता है आपका जो प्लेटलेट्स है उसमें से एक टिपिकल सिनेरियो आपका आता है DIC का। एक पेशेंट प्रेजेंट किया आपके पास जिसका उन्होंने कहा कि दाई ने उसकी बर्थ की थी, और अब जो उसको प्रेजेंट हुआ है तो प्लेटलेट्स बहुत कम हुए हुए हैं और थोड़ी बहुत पिक्चर देते हैं, लेकिन जहाँ पर एक दाई ने बर्थ डिलीवरी की है और पेशेंट की उनने आपको ब्लड की पिक्चर दी हुई है, और उसके साथ आपको पिक्चर में
जो दिखाए होंगे उनने आरबीसी दिखाए हुए छोटे छोटे, और कुछ आरबीसी आपको टूटे हुए दिखाए हैं, ठीक है, ऐसे पिक्चर होती है वो। तो उसमें आपसे पूछते हैं कि पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है, फ्रेगमेंटेड आरबीसीज। बंदी को क्या हुआ है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। किस चीज से हमें डायग्नोसिस पक्का हो जाएगा, डी डाइमर से और फिब्रिन डेग्रेडेशन प्रोडक्ट से, फिब्रिन डेग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये आपने आंसर्स लिखने हैं, दिस इज इट। उसके अलावा आपको कौन कौन सी चीजें इसमें करानी होती है, पीटी एपीटीटी कराना होता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है, डी डाइमर ज्यादा हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, फिब्रिन कम हो जाते हैं, फिब्रिन डेग्रेडेशन प्रोडक्ट्स ज्यादा हो जाते हैं। दिस इज इट। यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अभी बाकी अगले पार्ट में कहते हैं, किसी कोई मसला हो कि नासमिन। थैंक यू।